एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो इंसानों ने चिंपैंजी पर शुरू किया, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट की वजह से सब चिंपैंजी और इंसानों के बीच हुई बड़ी जंग, जिसमें इंसानों का नामो निशान तक मिट गया। सब चिंपैंजी बने उनकी जान के सबसे बड़े दुश्मन। सवाल ये है कि कौन जीतेगा और क्या यह जंग कभी खत्म होगी या फिर सब इंसान इस जंग में मारे जाएंगे। कहानी की शुरुआत होती है एक साइंटिस्ट विल से। विल अपनी लैब में अल्जाइमर जैसी खतरनाक बीमारी का इलाज ढूंढने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसके पिता भी खुद इस बीमारी का शिकार हैं। विल की जिंदगी में उसके पिता के अलावा कोई और नहीं था और इसी वजह से वह उन्हें धीरे धीरे अपनी यादें खोते हुए नहीं देख सकता। अल्जाइमर एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान की याददाश्त धीरे धीरे खत्म होने लगती है और आखिर में वह अपनी पूरी पहचान तक भूल जाता है। इसलिए विल अपनी जान पर खेलकर इस बीमारी का इलाज ढूंढ लेता है, जो शायद इस खतरनाक बीमारी का सोल्यूशन बन सकती है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि बिना टेस्ट किए इसे डायरेक्टली इंसान पर यूज करना एक खतरा था। इसलिए सबसे पहले इस इंजेक्शन को एक फीमेल चिंपैंजी पर टेस्ट किया जाता है और जब इसे टेस्ट किया गया तब सब साइंटिस्ट शॉक हो गए। उस इंजेक्शन के लगते ही वो चिंपैंजी बहुत ज्यादा स्मार्ट हो जाती है, वो पहले से काफी ज्यादा तेज हो जाती है। विल जब यह देखता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब उसे लगता है कि यह इंजेक्शन इंसानों के लिए भी काम कर सकती है। विल तुरंत इस इंजेक्शन के बारे में सबको बताता है। इसलिए एक बोर्ड मीटिंग रखी जाती है जहां विल अपनी रिसर्च और रिजल्ट्स की प्रेजेंटेशन देता है और सबको ये यकीन दिलाता है कि ये इंजेक्शन अब इंसानों पर भी काम कर सकता है। बोर्ड के सब मेंबर्स ये सुनकर बहुत इंप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि ये दवा पूरी तरह अपना काम कर रही थी। इसी बीच दूसरी तरफ उस फीमेल चिंपैंजी को दिखाया जाता है जिसके ऊपर वह दवा टेस्ट की गई थी। तभी एक वर्कर उसे उसके सेल से निकालकर दूसरी जगह लेकर जाना चाहता था, लेकिन आज उस चिंपैंजी का बिहेवियर बहुत अलग ही लग रहा होता है। वह वहाँ से हिलना भी नहीं चाहती थी। जब वर्कर उसे जबरदस्ती वहाँ से ले जाने की कोशिश करता है तो वह अचानक बेकाबू हो जाती है। अगले ही पल वह अपने सेल से बाहर निकल जाती है और बाहर निकलते ही वह हर तरफ तबाही मचा देती है। हर तरफ तबाही फैलाते हुए वह सीधे उस लैब की तरफ आ जाती है जहाँ सब मेंबर्स की मीटिंग चल रही थी। यहाँ विल उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अब वह चिंपैंजी बहुत ज्यादा गुस्से में थी। इससे पहले वह किसी और को नुकसान पहुंचाती, गार्ड मौका देखते ही उसे गोली मार देते हैं, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। उस चिंपैंजी को मरता हुआ देखकर सब साइंटिस्ट को लगा कि विल की बनाई गई दवा की वजह से इस चिंपैंजी ने अपना कंट्रोल खो दिया। इसी वजह से सब साइंटिस्ट मिलकर एक डिसीजन लेते हैं कि लैब में जितने भी चिंपैंजीज हैं जिन पर यह दवा टेस्ट हुई है उन सबको खत्म कर दिया जाए। विल यह सुनकर शॉक हो जाता है। वह अपने बॉस को समझाने की पूरी कोशिश करता है। विल उसे कहता है कि उसकी दवा में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उसका बॉस सीधे मना कर देता है। उसका बॉस यही मान रहा था कि उसकी दवा में ही गड़बड़ थी। अगर उसकी दवा सही होती तो वह चिंपैंजी इतने गुस्से में नहीं आती। ये सुनकर विल अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। उसकी कई सालों की मेहनत एक ही झटके में जाया हो चुकी थी। दुख के साथ वह लैब के अंदर चला जाता है। जाते ही लैब का कंट्रोलर उसके पास आता है। वह उसे बताता है कि आपके लिए एक खुशखबरी है, आपकी बनाई गई दवा में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उस चिंपैंजी ने उसी समय एक बच्चे को जन्म दिया था। वह अपने बच्चे को अकेला छोड़कर वहाँ से नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वह गुस्से में आ गई थी। ये सुनकर विल एकदम हक्का बक्का रह जाता है। अब उसे पूरी तरह समझ आ जाता है कि उसकी दवा में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लैब कंट्रोलर उसे कहता है कि मैंने बाकी सब चिंपैंजीज को मार दिया, लेकिन मैं उस चिंपैंजी के बच्चे को नहीं मार पाया, क्योंकि अब इस लैब में उस चिंपैंजी के बच्चे को खतरा था। उसका बॉस कभी भी इस चिंपैंजी के बच्चे को मार सकता था। इसलिए विल उस बच्चे को सीधे अपने घर ले आता है। उस चिंपैंजी के बच्चे को विल के पिता देखकर काफी खुश होते हैं और सबसे हैरानी की बात यह होती है कि छोटा बच्चा होने के बावजूद उसका दिमाग सामान्य जानवरों जैसा बिल्कुल नहीं होता। उसका दिमाग इंसानों से 2 गुना तेज काम कर रहा था। कई दिन तक उस घर के अंदर रहते रहते अब उस चिंपैंजी के बच्चे को विल के पिता से लगाव हो चुका था। इसलिए अब विल के पिता के पास कोई और तो था नहीं, इसलिए वह उसे अपना बच्चा समझकर उसका नाम सीजर देता है। ऐसे ही टाइम गुजरता रहता है और अब 3 साल सीजर को विल के घर के अंदर रहते रहते निकल जाते हैं। अब सीजर काफी ज्यादा तेज हो चुका होता है। उसका दिमाग पहले से काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो चुका था। अब वह हर छोटे बड़े काम कर सकता था। वह गेम्स खेल लेता है, सब किताबें पढ़ लेता है। उसकी लर्निंग स्पीड इतनी फास्ट होती है कि विल भी उसे देखकर हैरान था। लेकिन सीजर के बस में अब भी एक चीज नहीं होती, वह सिर्फ इंसानों की तरह बोल नहीं सकता था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि वह हर बात को पूरी तरह समझता है। उधर विल के पिता की दिमागी हालत धीरे धीरे और खराब होती जा रही थी। अल्जाइमर की वजह से उनकी याददाश्त पूरी तरह खत्म हो रही थी। हालत इतनी बिगड़ जाती है कि उनकी नर्स भी उनका ख्याल रखने से साफ मना कर देती है, क्योंकि अगर वह और विल के पिता के साथ रही तो वह उसे कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये सुनकर उसका दिल अंदर से टूट जाता है, क्योंकि उसके पिता ही उसका आखिरी सहारा थे। लेकिन अब वह धीरे धीरे अपनी मौत के करीब जा रहे थे। विल जब लैब जाता है तो वहाँ से वह चुपके से वही एक्सपेरिमेंट वाला इंजेक्शन अपने घर ले आता है, जो उसने पहले सीजर की माँ और दूसरे चिंपैंजीज पर टेस्ट की थी। इस बार उसने ठान लिया था कि यह दवा उसके पिता के अल्जाइमर के लिए आखिरी सहारा हो सकती है, क्योंकि उसके पिता धीरे धीरे अपनी मौत के करीब जा रहे थे। इसलिए रिस्क लेते हुए वह अपने पिता को वह इंजेक्शन लगा देता है। पूरी रात विल टेंशन में सो नहीं पाता। हर वक्त उसके दिमाग में डर था कि उसके पिता
को कुछ हो न जाए। लेकिन सुबह जब उसने आकर देखा तो उसके पिता बहुत तेजी से पियानो बजा रहे होते हैं, जिसे देखकर उसके चेहरे पर खुशी छा जाती है। मतलब कि उस इंजेक्शन ने अपना काम कर दिया था, जिसकी वजह से उसके पिता पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। दूसरी तरफ हम सीजर को देखते हैं, जो खिड़की से बाहर बच्चों को खेलते हुए देखता है। उसका भी दिल करता है कि वह आजादी से बाहर घूमे। वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और चुपके से बाहर निकलकर एक पड़ोसी के घर चला जाता है, लेकिन वहाँ घर का मालिक उसे देख लेता है। वह आदमी गुस्से में बेसबॉल बैट उठाकर सीजर पर हमला कर देता है, लेकिन मौके पर विल आकर उसे बचा लेता है। वह आदमी उन तीनों पर गुस्से होता है। विल उसे समझाने की कोशिश करता है कि सीजर सिर्फ खेलने के लिए बाहर आया था, उसका कोई बुरा इरादा नहीं था। सीजर मेरा पालतू है, वह तब तक नुकसान नहीं पहुंचाएगा जब तक उसे न कहा जाए। लेकिन वह आदमी भड़काते हुए कहता है, यह बंदर दोबारा इधर आया तो मैं इसे जान से मार दूंगा। उस आदमी के हमले के दौरान सीजर के पैर में चोट लग जाती है। विल उसे जल्दी से डॉक्टर कैरोलिन के पास ले जाता है। जब डॉक्टर कैरोलाइन सीजर का इलाज करती है, तब वह अपने सामने सीजर का इंसानों जैसा बिहेव करता देखकर उसे यकीन नहीं आता। धीरे धीरे विल और कैरोलाइन के बीच दोस्ती बढ़ने लगती है और सीजर की बिल्कुल इंसानों जैसी हरकतें करने पर कैरोलिन उसे पसंद करने लगती है। कैरोलिन जब विल के घर आती है तो उसे पता चलता है कि सीजर हमेशा घर के अंदर ही कैद रहता है और उसे बाहर जाने की इजाजत नहीं होती। वह अक्सर घर की एक खिड़की से बाहरी दुनिया को देखता रहता है। कैरोलाइन विल से सीजर को बाहर ले जाने के लिए कहती है, क्योंकि वह घर के अंदर रह रहकर बोर हो चुका है। इसलिए यह सुनकर विल मान जाता है। उसी दिन ही वह दोनों मिलकर सीजर को पास के ही एक जंगल में ले जाते हैं। वहाँ हरा भरा खूबसूरत जंगल देखकर सीजर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह जगह उसे बहुत पसंद आती है। धीरे धीरे 5 साल और गुजर जाते हैं। सीजर भी अब बड़ा और ज्यादा मैच्योर हो चुका होता है। एक दिन जब वह सब उस जंगल में थे तो वहाँ एक फैमिली आती है अपने डॉग के साथ। उसके गले में पट्टा बंधा हुआ था। उन लोगों का कुत्ता सीजर को देखकर जोर जोर से भौंकने लगता है। सीजर अपने ऊपर भौंकते हुए कुत्ते को देखकर उदास हो जाता है। उसके चेहरे पर उदासी इसीलिए आ जाती है क्योंकि उसी पल उसे याद आता है कि उसके अपने गले में भी वैसा ही पट्टा बंधा हुआ है। इसीलिए वह तुरंत विल से इशारों में पूछता है, क्या मैं भी कुत्ते की तरह एक कुत्ता हूँ जो तुमने मेरे गले में पट्टा बंधा हुआ है? विल उसे कहता है कि नहीं सीजर, तुम कोई जानवर नहीं हो, तुम मेरे बेटे हो। लेकिन सीजर अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसके अंदर सवाल और गहरे हो चुके थे। वह अपनी पहचान को जानना चाहता था। ये सुनते ही विल उसे सीधे अपनी लैब के बाहर ले जाता है और अब उसे साफ सच बता देता है कि तुम्हारी माँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया था और उसी एक्सपेरिमेंट की वजह से उसकी माँ तो मारी गई, लेकिन उसी इंजेक्शन की वजह से वह इतना इंटेलिजेंट बन पाया है। अब सीजर धीरे धीरे अपने बारे में सब समझने लगता है, लेकिन अपनी माँ के मरने की खबर सुनते ही वह अंदर से पूरी तरह दुखी हो गया। इसके बाद वे तीनों घर वापस आते हैं, जहाँ विल के पिता भी मौजूद होते हैं। सब खाना खा रहे होते हैं। तभी विल अपने पिता की तरफ देखता है, जो उल्टी चम्मच से खाना खा रहे थे। मतलब कि अल्जाइमर बीमारी ने दोबारा से उन्हें घेर लिया है, क्योंकि उस इंजेक्शन का टाइम पूरा हो चुका था। अब उस दवा का असर धीरे धीरे खत्म होने लगा। ये देखकर विल बहुत परेशान हो जाता है। अगले दिन जब विल अपने काम के लिए ऑफिस में होता है, पीछे से उसके पिता का गाड़ी चलाने का दिल करता है, क्योंकि उस दवा का असर अब पूरी तरह से खत्म हो गया था। इसी वजह से वे गाड़ी चलाना भूल गए थे और गाड़ी स्टार्ट करके रिवर्स करने की बजाय आगे खड़ी पड़ोसी की गाड़ी से टकरा देते हैं। आवाज सुनते ही पड़ोसी बाहर निकल आता है। ये वही आदमी होता है जिसने पहले भी सीजर पर हमला किया था। गुस्से में वह विल के पिता को पकड़कर गाड़ी से बाहर खींच लेता है और उनके साथ हाथापाई शुरू कर देता है। ये सब देखकर सीजर, जो घर के अंदर होता है, खुद को रोक नहीं पाता। उसके अंदर का गुस्सा फूट पड़ता है। वह तुरंत बाहर दौड़कर आता है और उस आदमी पर हमला कर देता है। सीजर का गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वह उस आदमी की उंगली बीच से काट लेता है। उसके ठीक 2 दिन बाद वह आदमी सीजर के खिलाफ कोर्ट में रिपोर्ट कर देता है, जिससे कोर्ट यह फैसला सुनाती है कि आज के बाद सीजर को घर में नहीं रखा जा सकता। इसलिए एनिमल टीम सीजर को एक ऐसी जगह ले जाती है जहां पहले से और भी कई चिंपैंजी होते हैं। जब सीजर वहां आता है तो उसे लगा कि शायद उसे यहां खेलने के लिए लाया गया है, इसलिए वह खुश हो जाता है। मगर उसे क्या पता कि अब से वह अपनी सारी जिंदगी यहीं पर गुजारेगा। जब सीजर विल को यहां से जाते देखता है तो वह तुरंत विल के पास दौड़ता है और विल को इशारों से बताने लगता है कि मुझे यहाँ मत छोड़ो, मुझे अपने साथ ले चलो। मगर विल उसे कहता है कि अब से तुम यहीं पर अपनी बाकी की जिंदगी गुजारो। ये सुनकर सीजर बहुत उदास हो जाता है। विल भी उसी पल अंदर से टूट जाता है, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं होता। वह मजबूरी में बस इतना ही कह पाता है कि अब उसे यहीं रहना होगा। सीजर धीरे धीरे समझ जाता है कि इस बार विल उसे छोड़कर जा रहा है और शायद वह उसे दोबारा वापस लेने नहीं आएगा। दूसरी तरफ विल के पिता की हालत अब पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। अल्जाइमर बीमारी ने उन्हें दोबारा पूरी तरह से अपनी जकड़ में ले लिया था। यह सब देखकर विल के अंदर दुख बढ़ जाता है, क्योंकि वह एक साइंटिस्ट होकर भी इस बीमारी का इलाज
नहीं ढूंढ पा रहा था। अब वह फैसला करता है कि वह किसी भी सूरत में इस बीमारी का इलाज हर हाल में ढूंढ कर ही रहेगा। विल अपने बॉस से कहता है कि जब उसने वह इंजेक्शन अपने पिता को लगाया था तब वह पूरी तरह ठीक हो गए थे, लेकिन थोड़े ही दिन बाद अब उस दवा का असर खत्म हो गया और अब एक बार फिर से उस बीमारी ने उन्हें घेर लिया है। विल बॉस से कहता है कि अब वह दोबारा से एक नई दवा बनाएगा जिससे उसके पिता हमेशा के लिए ठीक हो सकें। इसलिए यह सुनकर उसका बॉस मान जाता है और कहता है कि यह आखिरी बार है तुम्हारे पास। वहीं हम सीजर को देखते हैं जो अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। वह चुपचाप बैठा विल के वापस आने के इंतजार में होता है कि कब विल वापस आएगा और उसे अपने साथ वापस ले जाएगा। यहाँ तक कि वह विल के आने तक वहाँ भूखा ही बैठा था, क्योंकि जो खाना उसे दिया जाता है वह ऐसा था जैसे किसी भैंस का गोबर हो। यहाँ तक कि उसे खाना न खाने पर टॉर्चर भी किया जाता है। तन्हाई में वह दीवार पर चौक से एक स्केच बनाता है। यह उस खिड़की का ड्राइंग होता है जहाँ से वह अपने घर से बाहर की दुनिया देखता था। यह साफ था कि वह अपनी पुरानी जिंदगी और घर को कितना याद कर रहा है। इधर विल अपनी लैब में कई मेहनत के बाद फाइनली एक नई, पहले से ज्यादा पावरफुल दवा बना ही लेता है। इस दवा को टेस्ट करने के लिए एक चिंपैंजी को तैयार किया जाता है और जैसे ही इंजेक्शन उसे लगने ही वाला था, अचानक प्रेशर की वजह से एक पाइप बाहर निकल जाता है। वहाँ मौजूद एक वर्कर जिसका नाम फ्रैंक होता है, मास्क न पहनने की वजह से थोड़ी सी गैस उसके अंदर चली जाती है, लेकिन किसी तरह करके वह फाइनली उस चिंपैंजी को इंजेक्शन लगा देते हैं। कुछ ही देर में उसका बिहेवियर चेंज होने लगता है। वह पहले से काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है। इसका मतलब यह नई बनाई गई दवा भी काम कर रही है। इस कामयाबी के बाद विल और कैरोलाइन दोनों सीजर से मिलने जाते हैं। वहां जाकर वह देखते हैं कि सीजर को एक छोटे से केज में बंद किया गया है और साथ ही उसके हाथ में चोट भी लगी हुई होती है। यह सब देखकर विल का गुस्सा फूट पड़ता है। वह वहां के गार्ड्स को सीधे धमकाता है कि अगर सीजर के साथ दोबारा कोई जबरदस्ती की गई तो वह पूरी तरह इस जगह को बंद करवा देगा। उधर सीजर, जो काफी समय से उदास और अकेला पिंजरे में बंद था, जैसे ही विल को देखता है उसकी आंखों में चमक आ जाती है, क्योंकि उसे लगा कि विल आज उसे वापस घर ले जाने आया है। विल सीजर से कहता है कि वह अभी उसे वापस घर नहीं ले जा सकता। जब तक कोर्ट से परमिशन नहीं मिलती उसे यहीं पर रहना होगा। ये बात सुनकर सीजर का दिल टूट जाता है। विल वहाँ से चला जाता है और सीजर अकेला रह जाता है। अब उसकी जिंदगी बिल्कुल अकेली पड़ चुकी होती है। धीरे धीरे सीजर को अपने घर की यादें सताने लगती हैं। दूसरी तरफ जब विल घर वापस आता है तो वह अपने पिता की बिगड़ती हुई हालत देखकर घबरा जाता है। उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। विल उन्हें अपनी बनाई हुई नई दवा देने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पिता उसे रोककर उसे कहते हैं कि अब कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब उनके जाने का समय हो चुका है। और कुछ ही देर बाद उसके पिता वहीं पर दम तोड़ देते हैं। यह देखकर उसका दुख और भी बढ़ जाता है। अब उसकी जिंदगी में ना उसके पिता रहे ना कोई और। अब उसकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ सीजर ही एक आखिरी सहारा है। इसलिए वह काफी सारे पैसे लेकर उस जगह पहुंच जाता है जहां सीजर को बंद करके रखा गया होता है। उस जगह का जो इंचार्ज होता है, पहले तो वह उसे मना कर देता है, लेकिन जब उसने उसके सामने बहुत सारे पैसे रखे तो आगे से वह आदमी मान जाता है। विल तुरंत सीजर के पास जाता है। वह प्यार से कहता है, चलो वापस घर चलते हैं। लेकिन तभी आगे से सीजर अचानक गेट बंद कर देता है। मतलब सीजर अब उसके साथ जाना नहीं चाहता, क्योंकि उसने विल के हाथ में पट्टा देख लिया था, जिसे देखकर वह समझ गया कि विल के साथ जाते ही वह दोबारा से एक कैदी बन जाएगा। इसलिए सीजर उसके साथ जाने से साफ मना कर देता है। अब उसने फैसला कर लिया कि वह सिर्फ अपनी नहीं बल्कि यहाँ बंद हर एक चिंपैंजी की आजादी के लिए खड़ा होगा। इसलिए विल न चाहते हुए भी वहाँ से चला जाता है। उसी रात जब अंधेरा पूरी तरह छा जाता है, फैसिलिटी में काम करने वाले एक लड़के के कुछ दोस्त वहाँ आते हैं सिर्फ वहाँ बंद चिंपैंजीज को देखने। उनमें से एक लड़का जब सीजर के पास आता है तो अचानक सीजर उस लड़के को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और मौके पर उसकी जेब से एक छोटा सा चाकू चुरा लेता है। वह धीरे धीरे उस चाकू की मदद से अपने सेल का गेट खोल लेता है। गेट खोलते ही वह ऊपर चढ़कर बाहर निकल जाता है। वह सीधे विल के घर तक पहुंचता है। वहाँ उसे वह एक्सपेरिमेंट वाली दवा मिल जाती है जो विल ने अल्जाइमर बीमारी को रोकने के लिए बनाई थी। दवा हाथ लगते ही सीजर वापस उसी जगह पर लौटता है जहाँ बाकी चिंपैंजीज को बंद करके रखा हुआ था। वहाँ आते ही वह दवा नीचे गिरा देता है, जिसकी गैस धीरे धीरे पूरे एरिया में फैल जाती है। गैस के फैलते ही सब चिंपैंजी उस गैस को अपने अंदर खींच लेते हैं। कुछ ही देर में दवा काम कर जाती है और वहाँ सारे चिंपैंजी सीजर की तरह इंटेलिजेंट बन जाते हैं। और सीजर का प्लान भी यही था कि यहाँ के सारे चिंपैंजी इंसानों की तरह इंटेलिजेंट हो जाएं और इसी का फायदा उठाकर वह सब यहाँ से बाहर भाग सकें। और फाइनली वह अपने इस मिशन में सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ सब कुछ उल्टा हो चुका था। फ्रैंक, जिसकी बॉडी में वह गैस गलती से चली गई थी, उसकी
वजह से उसकी मौत हो जाती है। मतलब ये दवा सिर्फ और सिर्फ चिंपैंजी पर ही काम करती है और यह दवा इंसानों के अंदर जाते ही उन्हें जान से मार डालती है। उधर सीजर भी पूरी तरह तैयार खड़ा था। वह फैसला करता है कि अब सब मिलकर इस जगह से भागेंगे, लेकिन तभी वहाँ वही आदमी आता है जो यहाँ सब सेल की रखवाली कर रहा था और साथ ही सब चिंपैंजीज को दिन रात टॉर्चर भी किया करता था। उसे देखते ही सीजर के अंदर गुस्सा उभर आता है। वह आदमी अपनी इलेक्ट्रिक स्टिक लेकर सीजर को शॉक मार देता है, लेकिन जैसे तैसे करके सीजर तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है। वह आदमी सीजर को उसका हाथ छोड़ने को कहता है और इसी बीच असली सीन आता है जब सीजर ने उस आदमी को अपने मुंह से पहली बार नो बोला। अगले ही पल सीजर उसे जोरदार मुक्का मार देता है। उसके बाद वह एक एक करके कैद हुए सारे चिंपैंजीज को आजाद कर देता है। इसी दौरान वह वर्कर दोबारा से आ जाता है। वह तुरंत इलेक्ट्रिक स्टिक उठाकर उन्हें मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सीजर ने प्रेशर पाइप खोल दिया जिससे उसकी पूरी बॉडी में करंट फैल जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद सारे चिंपैंजी उस जगह से बाहर निकलकर शहर की तरफ बढ़ने लगते हैं। थोड़ी ही देर बाद वह सब चिंपैंजी उस शहर के अंदर पहुंच जाते हैं। पहुंचते ही उन्होंने हर तरफ तोड़फोड़ कर दी। सीजर अपने सभी साथियों को लेकर विल की लैब के पास पहुंचता है। लैब के अंदर घुसते ही उन्होंने कैद हुए बाकी साथियों को भी आजाद कर दिया और अब यहाँ इनकी पूरी फौज बन चुकी थी। वहीं विल, जिसे सीजर की बहुत याद आ रही थी, वह उस जगह पर कॉल करता है जहाँ सीजर को रखा गया था, लेकिन आगे से कोई भी जवाब नहीं आता। टेंशन में आकर वह सीधे उस जगह पर आता है। वहाँ आते ही उसे एक भी चिंपैंजी दिखाई नहीं देता। इसी दौरान उसे एक जख्मी हुआ वर्कर मिला जिसकी हालत खराब थी। विल ने उससे सीजर के बारे में पूछा। उसने उसे बताया कि सीजर सबको लेकर चला गया और सीजर जाते जाते बोल भी गया था। ये सुनते ही विल समझ जाता है कि सीजर उसी जंगल की तरफ ही जा रहा होगा जहाँ बचपन में वह उसे ले जाया करता था और वह जंगल उसका पसंदीदा था। दूसरी तरफ सीजर अपनी पूरी फौज के साथ शहर को पार करके आगे बढ़ रहा होता है। आगे बढ़ते ही उनके सामने एक बड़ा ब्रिज आता है जहां पुलिस पहले से ही उनका रास्ता रोक कर खड़ी होती है। अब असली जंग शुरू होने वाली थी। चिंपैंजीज और पुलिस के बीच एक बड़ी फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन सीजर का मकसद इंसानों को नुकसान पहुंचाना नहीं था। वह सिर्फ अपने साथियों को आजादी दिलाकर जंगल में ले जाना चाहता था। पुलिस उन पर हर तरफ से हमला कर देती है। चारों तरफ से हेलीकॉप्टर्स भी आ जाते हैं। अब सीजर पूरी तरह फंस चुका था। पुलिस वाले उस पर लगातार गोलियां चलाने लगते हैं। इससे पहले कि उसे कोई गोली लगती, अचानक एक बहुत बड़ा गोरिल्ला सीधे हेलीकॉप्टर पर आ कूदा, जिससे वह हेलीकॉप्टर तबाह हो जाता है, लेकिन वह गोरिल्ला खुद मर जाता है। इसी बीच एंट्री होती है कोबा की। ये वही चिंपैंजी था जिसके ऊपर लैब में दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया। उसका गुस्सा अब फूट चुका होता है। वह सीधे उस आदमी को मार देता है जिसकी एक्सपेरिमेंट कंपनी थी। इसी दौरान एक गोरिल्ला एक पुलिस ऑफिसर को मारने ही वाला था, लेकिन सीजर तुरंत उसे रोक देता है क्योंकि सीजर का मकसद इंसानों को नुकसान पहुंचाना नहीं था। बस वह सब यहाँ से जंगल की तरफ जाना चाहते थे। तभी वहाँ विल भी पहुंच जाता है। वह उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब सीजर उसकी बात सुनता ही नहीं। वह अपनी पूरी फौज लेकर सीधे उस जंगल की तरफ बढ़ने लगता है और कुछ ही देर में वह उस जंगल के अंदर घुस जाते हैं। थोड़ी देर बाद विल भी वहाँ पहुंच जाता है। वह सीजर को अपने पास बुलाने लगता है। तभी एक चिंपैंजी उस पर हमला करने के लिए आ जाता है, लेकिन मौके पर सीजर आकर उसे रोक देता है। विल उससे कहता है कि जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ और मेरे साथ मेरे घर चलो, लेकिन आगे से सीजर दुखी होकर उसे गले लगाता है और उसके कान में कहता है, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला क्योंकि अब यही मेरा घर है। इसलिए विल न चाहने के बावजूद उसे वहाँ छोड़कर अकेला वापस चला जाता है। अब सीजर और उसके साथी इसी जंगल में रहने वाले थे और अब इस जंगल का लीडर भी सीजर बन जाता है। दूसरी तरफ हम विल के पड़ोसी को देखते हैं। ये वही आदमी है जिसकी उंगली कभी सीजर ने काटी थी। तभी उसकी नाक से खून बहने लगता है। असल में फ्रैंक, जो विल का दोस्त था, एक्सपेरिमेंट के दौरान वह गैस उसके अंदर चली गई थी। वह उसके बारे में विल को बताने उसके घर आया होता है, लेकिन उसे विल घर पर नहीं मिलता। इसलिए फ्रैंक उसके पड़ोसी के पास चला गया। वहीं पर उसे जोर की खांसी आई और नाक से निकले हुए खून के छींटे उस पड़ोसी पर जा गिरते हैं और यहीं से सब कुछ बदल जाता है। वह पड़ोसी एक पायलट होता है जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स चलाता है। मतलब एक जगह से वह दूसरी जगह रोज ट्रैवल करता है और इन्फेक्टेड होने की वजह से वह धीरे धीरे पूरी दुनिया में यह खतरनाक वायरस फैलाने लगता है और देखते ही देखते पूरी दुनिया इस वायरस की लपेट में आ जाती है। इस कहानी का नेक्स्ट चैप्टर 2014 में आता है। अब वायरस फैले हुए पूरे 10 साल बीत चुके होते हैं और दुनिया बिल्कुल बदल चुकी थी। इंसानों की आबादी पूरी तरह खत्म हो चुकी होती है। जहां एक तरफ इंसान धीरे धीरे खत्म हो रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ एप्स मतलब चिंपैंजीज की आबादी तेजी से बढ़ रही होती है। जंगल अब उनका घर ही नहीं बल्कि उनकी पूरी दुनिया बन चुका था। वो हर जगह फैल चुके थे और ये पहले से और भी ज्यादा पावरफुल बन चुके होते हैं। मतलब अब वो इंसानों से भी कई गुना इंटेलिजेंट बन गए थे। यहीं पर हमें सीजर दिखाई देता है जो इस जंगल का सबसे पावरफुल लीडर होता है। अब उसका एक बेटा भी है जिसका नाम रिकी
रिकी है। एक दिन रिकी अपने दोस्त के साथ जंगल में खेल रहा था, तभी अचानक उनके सामने एक इंसान आ जाता है। वो इंसान अकेला नहीं होता, उसके साथ एक टीम होती है। दरअसल ये लोग जंगल के अंदर एक पुराने हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम को चेक करने आए होते हैं, क्योंकि वो लोग शहर में दोबारा बिजली लाने की कोशिश कर रहे होते हैं। रिकी को देखते ही उस आदमी ने सीधे अपनी गन निकाल ली, जिसे देखकर रिकी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। डर के चक्कर में वो आदमी उस पर गोली चला देता है। वह गोली सीधे रिकी के दोस्त को लगती है और वह बुरी तरह जख्मी होकर गिर जाता है। गोलियों की आवाज सुनते ही कुछ ही सेकंड में बाकी सारे चिंपैंजीज वहां पहुंच जाते हैं। उनके चेहरों पर गुस्सा साफ झलक रहा होता है। तभी उन लोगों के ग्रुप का लीडर जॉन आगे बढ़ता है। वह सीजर से बात करने की कोशिश करता है। वह उससे कहता है, हम यहाँ लड़ने नहीं आए, बल्कि यहाँ हमें डैम रिपेयर करके पूरे शहर में बिजली वापस लानी है। अब उन लोगों का इस जंगल में पहली बार आना था, इसलिए सीजर मान जाता है और कहता है कि आज तो आ गए, लेकिन अब आए तो हम तुम लोगों को जान से मार डालेंगे। ये सुनते ही वे सब लोग वहाँ से उल्टे पांव भाग निकलते हैं। लेकिन चिंपैंजी के बीच कोबा, जो इंसानों के एक्सपेरिमेंट्स का शिकार रह चुका है, वह अंदर ही अंदर गुस्से से उबलने लगता है। वह इंसानों से बहुत नफरत करता है, इसलिए वह बाकी सबको भड़काता है कि इंसान वापस आ गए हैं और वो फिर से हमें दर्द देंगे। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो वो हमें कभी चैन से जीने नहीं देंगे। उसकी बातें धीरे धीरे सबके दिमाग में बैठने लगती हैं, इसलिए सीजर भी सोच में पड़ जाता है और आखिरकार वह फैसला करता है कि उन्हें इंसानों को अपनी ताकत दिखानी होगी। इसके बाद सीजर अपनी पूरी फौज के साथ उस जंगल से निकलकर इंसानी इलाके की तरफ बढ़ते हैं। जब वे शहर के पास पहुंचते हैं तो वहाँ सब कुछ बदल चुका था। जो जगह कभी इंसानों से आबाद थी, अब वह बिल्कुल सुनसान पड़ी थी। बिल्डिंग्स टूट चुकी हैं, रोड्स खाली हैं और हर तरफ बस खामोशी है। और इसी वीरानी के बीच सीजर अपनी पूरी फौज के साथ इंसानों की बस्ती में एंट्री कर देता है। तभी आगे से जॉन फिर से उसके सामने आ जाता है। वह चिंपैंजी की पूरी सेना देखकर थोड़ा घबरा जाता है। वह सीजर से कहता है, हम तुमसे पहले ही माफी मांग चुके हैं, हम लड़ना नहीं चाहते। सीजर उसे गुस्से में जवाब देता है, आज के बाद अगर तुम में से कोई भी हमारे इलाके में दिखा तो वह जिंदा वापस नहीं लौटेगा। वहीं पास में कोबा खड़ा होता है। इंसानों को अपने सामने देखकर उसका खून खौलने लगता है। वह साफ चाहता है कि सीजर उसके साथ मिलकर बचे खुचे इंसानों को खत्म कर दे, लेकिन सीजर दिल का साफ था, वह वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जॉन वहीं खड़ा रह जाता है। अब उसकी परेशानी और भी बढ़ जाती है, क्योंकि जहाँ वे लोग रह रहे हैं वहाँ बिजली का नामो निशान तक नहीं है, और जो एक ही सोर्स है पावर का, वह हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम वही जगह है जो अब चिंपैंजीज के कंट्रोल में है। मतलब अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उन्हें वापस वहीं जाना पड़ेगा, जहाँ जाने से अब चिंपैंजीज ने उन्हें मना कर दिया है। लेकिन बिना बिजली के जिंदा रहना भी पॉसिबल नहीं था, इसलिए उन्हें रिस्क लेना ही पड़ा। जॉन अपने लीडर से कहता है, एक बार और ट्राई करते हैं, शायद सीजर हमारी बात मान जाए। इसके बाद जॉन अपनी पूरी टीम के साथ जंगल के अंदर पहुंच जाता है। जब वह सीजर से मिलता है तो वह सीधे सीधे अपना मसला बताता है कि पूरा शहर अंधेरे में डूबा हुआ है, लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है, इसलिए उन्हें जिंदा रहने के लिए हर हाल में डैम रिपेयर करना होगा। कुछ देर सोचने के बाद सीजर उनसे कहता है, तुम लोग इस बार आ सकते हो, लेकिन तुम में से जिस के पास भी हथियार हैं, वो हमारे पास ही छोड़कर जाना होगा। इसलिए मजबूरन उन्हें अपने सारे हथियार वहाँ छोड़ने ही पड़ते हैं। इसके बाद वह अपनी टीम के साथ जंगल के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पावर प्लांट था। काम के दौरान एक चिंपैंजी को वहाँ उनके बैग के अंदर छुपी हुई एक शॉटगन मिलती है। वह तुरंत उस गन को उठाता है और सीधे सीजर के पास ले जाता है। उस गन को देखकर सीजर समझ जाता है कि इंसान अभी भी उनके दुश्मन है, इसलिए वह जॉन और उसकी टीम से कहता है कि तुम इंसानों ने हमारे साथ धोखा किया है, इसलिए अब तुम लोग यहाँ नहीं रह सकते। सीजर उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन उसी समय सीजर को एक चिंपैंजी बताता है कि उसकी वाइफ, जो काफी समय से बीमार पड़ी थी, उसे जॉन की वाइफ ने दवा दी थी और अब वह धीरे धीरे ठीक हो रही है। ये सुनकर सीजर रुक जाता है, उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है, इसीलिए वह जॉन से कहता है, तुम्हारे पास सिर्फ कल का दिन है, उस डैम को ठीक करो और फिर यहाँ से हमेशा के लिए चले जाओ। जॉन की टीम में एक आदमी होता है जिसे इन चिंपैंजी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता, क्योंकि उसे पता था कि ये चिंपैंजी पर कभी भी हमला कर सकते थे। इसी वजह से वह अपने साथ बहुत सारी मशीन गनें लेकर आया होता है, ताकि वह सब चिंपैंजी को खत्म कर सके। जब वे लोग चुपके से हमले की तैयारी कर रहे होते हैं, तब उन्हें ऊपर से कोबा देख रहा होता है। देखते ही उसकी आंखों में गुस्सा भर जाता है। वह तुरंत सीजर के पास जाता है और उससे कहता है, इंसानों के पास एक हथियार नहीं, बल्कि उन्होंने पूरी की पूरी गाड़ी भरी हुई है। वे हमसे झूठ बोल रहे थे, वे झूठे हमें मारने के लिए यहाँ आए हैं। लेकिन सीजर उसे शांत रहने को कहता है। वह कहता है कि मैंने उन्हें कल का दिन दिया है, कल अगर ये लोग यहाँ से न गए तो हम इन सबको मार डालेंगे। लेकिन कोबा के अंदर जलता हुआ गुस्सा उसे रोक नहीं पाता, इसलिए आगे से सीजर भी गुस्से में आकर उसकी अच्छी खासी धुलाई कर डालता है। उस धुलाई में उसकी हालत बुरी हो जाती है। अपनी हालत की वजह से वह बदले की आग में जल रहा होता है। वह किसी तरह वहाँ से बचकर निकल जाता है और सीधा इंसानी बस्ती की तरफ आ जाता है। वहाँ पहुंचकर वह इंसानों के हथियार उठाकर
बिना सोचे वहाँ कई लोगों को मार देता है। अपना बदला लेने के बाद वह दोबारा जंगल में आता है। वहाँ आते ही वह कई चिंपैंजियों के घरों को आग लगा देता है। धीरे धीरे वह आग फैलने लगती है और अब वह अपना बदला सीजर से लेना चाहता था। जब उसने सीजर के पास मौजूद कोई भी चिंपैंजी नहीं देखा तो उसने बिना वक्त गंवाए उसे गोली मार दी। गोली लगते ही सीजर नीचे गिर जाता है। वह तुरंत बाकी चिंपैंजियों के पास जाता है और उन्हें भड़काने लगता है। इंसानों ने हमारे सब घर जला दिए और सीजर को भी मार दिया, अब हमें उनसे बदला लेना ही होगा। उसकी बातें सुनकर सबके अंदर गुस्सा फैल जाता है। फिर कोबा एक बड़ा ऐलान करता है, आज से मैं तुम सबका लीडर हूँ, क्योंकि सीजर मर चुका है। ये सुनकर सब चिंपैंजी इंसानों के खिलाफ जंग के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं हम इंसानों को देखते हैं। आखिरकार अब उनके घरों में बिजली आ चुकी थी। वे सब अपनी पार्टी में मजे कर रहे होते हैं, लेकिन ये पार्टी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि कोबा अपनी पूरी फौज के साथ उनकी तरफ ही बढ़ रहा होता है। कोबा अपनी फौज को लेकर सीधे उस जगह पहुंचता है जहां इंसानों ने अपने हथियार छुपा कर रखे हुए थे। वे सब एक एक करके हथियार उठा लेते हैं। हथियार हाथ लगते ही वे सब चिंपैंजी उन लोगों पर हमला कर देते हैं। इस हमले में कई लोग तुरंत मार दिए जाते हैं। हर तरफ जंग आग पकड़ लेती है। इस हमले में कई सारे चिंपैंजी भी मरते जा रहे थे। इंसान भी अपने मशीन गनों से उन पर हमला बोल देते हैं, लेकिन चिंपैंजीज की तादाद बहुत ज्यादा थी। कई चिंपैंजीज मारे जाने के बाद भी कोबा हार नहीं मानता। वो लगातार उन पर गोलियां चलाता जा रहा था। कोबा के हमले की वजह से हर तरफ तहस नहस हो जाती है। इस अटैक के बीच एक छोटा सा चिंपैंजी भी होता है, वही जिसे पहले जंगल में गोली लगी थी। कोबा उसके हाथ में बंदूक देता है और कहता है, अब तुम्हें भी हमारे साथ मिलकर इंसानों को खत्म करना होगा। लेकिन वह छोटा चिंपैंजी सीधे मना कर देता है। दरअसल उसके दिमाग में सीजर की बातें होती हैं कि बिना वजह कभी किसी इंसान को नुकसान मत पहुंचाना। ये सुनते ही कोबा का गुस्सा और भड़क उठता है। वह बिना सोचे समझे उस छोटे चिंपैंजी को बिल्डिंग से नीचे गिराकर खत्म कर देता है। और सिर्फ यही नहीं, जो भी चिंपैंजी उसका ऑर्डर नहीं मानते वह उन्हें पकड़कर कैद कर देता है। दूसरी तरफ जंगल के बीच जॉन और उसकी वाइफ शहर की तरफ बढ़ रहे थे। थोड़ा ही आगे आने पर उन्हें सीजर नीचे बेहोशी की हालत में पड़ा मिलता है। दोनों तुरंत उसकी मदद करते हैं और उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले आते हैं। वे उसे अपने घर लाकर उसका इलाज शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे उस इलाज की वजह से उसकी हालत पहले से काफी बेहतर होने लगती है। जब सीजर होश में आता है तो वह जॉन को बताता है कि मुझ पर हमला किसी और ने नहीं, मेरे अपने ने किया है और वह कोबा है। यह सुनकर जॉन हैरान हो जाता है कि भला उसने बिना वजह आखिर उस पर हमला क्यों किया। कुछ दिन बीत जाने के बाद भी सीजर की हालत अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हो पाई थी, इसलिए जॉन सीधे एक मेडिकल स्टोर चला जाता है, जहां उसके सामने सीजर का बेटा रिकी आ जाता है। उसके हाथ में बंदूक होती है। वह उसे मारने के लिए उस पर बंदूक तान देता है, लेकिन जॉन उसे रोकता है और कहता है, तुम्हारे पिता अभी भी जिंदा हैं। मैंने उनकी जान बचाने के लिए अपने घर में छुपाया हुआ है और उन पर हमला हमने नहीं बल्कि तुम्हारे अपने कोबा ने किया है। जॉन उसे सीधे अपने घर ले आता है। सीजर को जिंदा देखकर उसका बेटा रिकी बहुत भावुक हो जाता है। अपने बाप की हालत देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपने पिता को सब कुछ बताता है कि कोबा ने गलत तरीके से अपने आप को लीडर बनाया और उसने हमारे ही हाथों कई मासूम जानें जाया करवाई। आगे से सीजर भी उसे बताता है कि उस पर गोली किसी और ने नहीं बल्कि कोबा ने ही चलाई थी। ये सुनकर रिकी के अंदर बदले की आग भड़क उठती है। वह सीधे उसी जगह पर पहुंचता है जहां कोबा ने बेकसूर चिंपैंजियों को कैद करके रखा था। रिकी वहां जाकर चुपके से सबको आजाद कर देता है। जॉन भी उसका साथ देता है और दोनों मिलकर एक टावर के अंदर आ जाते हैं। वहां उनके सामने वही आदमी था जो चिंपैंजियों को मारने वाला था। वह आदमी उन्हें बताता है कि बिजली वापस आते ही मैंने रेडियो से आर्मी से कांटेक्ट कर लिया है और कुछ ही देर बाद यहाँ मिलिट्री फोर्स आने वाली है। और यही नहीं, वह उन्हें टावर के टॉप पर लगे बॉम्ब भी दिखाता है कि जब भी चिंपैंजी यहाँ आएंगे तो मौके पर मैं रिमोट से ये टावर उड़ा दूंगा, जिससे सब चिंपैंजी मारे जाएंगे। लेकिन हकीकत तो ये थी कि वह खुद जॉन और रिकी को यहाँ बुलाकर दोनों को उड़ाना चाहता था। दूसरी तरफ सीजर उस जगह तक पहुंच चुका होता है जहाँ कोबा और उसकी सेना मौजूद होती है। सीजर अभी पूरी तरह से ठीक भी नहीं होता, लेकिन उसका बेटा अकेला ही जंग के मैदान में उतर आता है, इसलिए वह भी अपने बेटे का साथ देने के लिए खुद मैदान में आने का फैसला करता है। वहाँ आते ही उसका सामना कोबा से होता है। सीजर अपने सामने कोबा को देखकर उसका गुस्सा उभरने लगता है। वहीं सीजर को जिंदा देखकर बाकी चिंपैंजीज को भी कोबा का काला कारनामा समझ आ जाता है कि कोबा ने उनके साथ धोखा किया है। उधर शहर के दूसरे हिस्से में वही आदमी जब सीजर के बेटे और बहुत सारे चिंपैंजियों को अपने पास आता देखता है तो रिमोट से सारे बम ब्लास्ट कर देता है। लेकिन जिसकी नीयत खराब हो वह खुद कहाँ बचने वाला है। बेचारा उन चिंपैंजियों को मारने के चक्कर में खुद अपनी जान गंवा देता है और कई चिंपैंजियों के साथ साथ वह भी मारा जाता है। लेकिन खुशकिस्मती से सीजर का बेटा रिकी बम ब्लास्ट में बच जाता है। उधर जब उस काले कोबा ने सब चिंपैंजियों को सीजर के साथ खड़ा होता देखा तब उसने अपनी बंदूक से एक एक करके बहुत सारे चिंपैंजियों को मारना शुरू कर दिया। लेकिन अपने सामने अपने साथियों को मरता देखकर सीजर ऊपर से एक बहुत ही बड़ी छलांग लगाता हुआ सीधे उस पर हमला कर देता है। उस हमले में कोबा नीचे गिरते गिरते एक लोहे से अटक जाता है। अब वह सीजर से मदद मांगता है, इसलिए सीजर उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींचने लगता है। लेकिन तभी अचानक वह उसका हाथ छोड़ देता है और कोबा सीधे नीचे गिरकर मारा जाता है। सीजर ने उसकी मदद इसलिए नहीं की क्योंकि उसने अपने
ही खानदान से गद्दारी की थी। इसके बाद सीजर और जॉन दोनों एक दूसरे के साथी बन जाते हैं, क्योंकि बुरे वक्त में भी जॉन ने उसका साथ दिया था। उसने उसकी और उसके बेटे दोनों की जान बचाई थी। जॉन उससे कहता है कि अब तुम्हें यहाँ से जल्दी ही जाना होगा, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद यहाँ बहुत बड़ी आर्मी पहुंचने वाली है। जितना जल्दी हो सके अपने साथियों के साथ यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि आर्मी तुम सबको देखते ही अंधाधुंध फायर कर देगी। इसके बाद सीजर बाहर आ जाता है, जहाँ उसके सामने उसकी अपनी वाइफ खड़ी होती है, जिसका एक नया बेबी पैदा होता है, जिसे देखकर वह बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। सब चिंपैंजी सीजर के सामने खड़े थे, क्योंकि अब हमेशा के लिए वही उनका लीडर है। वह सब उसके सामने झुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि आने वाली इंसानों के साथ जंग में सिर्फ सीजर ही उनका लीडर हो सकता है। और इस मूवी का पार्ट 1 यहीं पर एंड हो जाता है।